सो हाय फोक्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंड एनालिसिस करेंगे कि इंडिया के टॉप 5 वो टॉप 4 टॉप 3 पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में। देखो, बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में पीएसयू बैंक्स होगा और किसी किसी के पोर्टफोलियो में पीएसयू बैंक नहीं भी हो सकता है, मगर अभी आपको मैं ऐसा एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा जो आपको सोचने में मजबूर करेगा कि क्यों आपको पीएसयू बैंक लेना चाहिए या नहीं। और जिसके जिसके पास पीएसयू बैंक है वो लोगों का कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा इस वीडियो देखने के बाद। और क्योंकि अभी करंट मार्केट सिनेरियो को बात करें तो कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था मार्केट खत्म हो जाएगा, मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा, अभी तो मार्केट का बुल रन आने का कोई चांस ही नहीं है। और यहाँ पे अगर हम उसी सिचुएशन को अगर फिर से देखें तो यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा कोई कोई बेयरिश सिनेरियो नहीं है। बैंक निफ्टी तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा चुका है। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो देखो बैंक निफ्टी ऑल टाइम जो हाई है उसको ब्रेक करके सबसे ज्यादा न्यू रिकॉर्ड बना चुका है। और यहाँ पे देखो कितना परसेंट का रिटर्न, यहाँ पे 17% का रिटर्न आ चुका है। ठीक है, तो जहां पे यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर आपको मैं बताता कि अभी मार्केट में इन्वेस्ट करो, मार्केट अभी यहाँ पे और नहीं गिरेगा, तो आपने ये नहीं इन्वेस्ट करते, आपको यहाँ पे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहेगा। मगर जब रैली आ चुका है, रैली ऑलरेडी बन चुका है, उसके बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप अभी अब सोच रहे थे कि पिछले टाइम में जो तीन एक एक दो सब एक तो एक दो हफ्ते पहले, एक दो महीने पहले अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करता तो अच्छा होता। मगर देखो, अपॉर्चुनिटी हर टाइम मार्केट में आएगा, अपॉर्चुनिटी अभी भी है। और उस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए हमको स्टडी करना पड़ेगा। और आपको वही कैसे स्टडी करना है, कैसे समझना है कि मार्केट यहाँ से एक बुल रन दे सकता है, मार्केट में अभी कितना बुल रन आने का, अभी इस रैली क्या यहाँ पे खत्म हो जाएगा या ये रैली अभी 60,000 70,000 तक चलेगा। तो इस सब कुछ के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, पहले मैं जो चीज आपको दिखाऊंगा यहाँ पे वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे पी, तो देखो बैंक निफ्टी का पी चल रहा है 14 के आसपास और प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है 2 के आसपास। और अगर हम लोग एक बार अच्छे से लॉन्ग टर्म पी के चार्ट के ऊपर अगर देखें, अगर 10 साल के पी के चार्ट के ऊपर अगर देखें, तो यहाँ पे 2016 में लोएस्ट पी था 14, कोरोना के टाइम में सबसे लोएस्ट पी था 18, और अभी जो पी चल रहा है वो चल रहा है 14। मतलब सबसे लोएस्ट पी में 14 के आसपास के पी में बैंक निफ्टी अभी खड़ा है। अगर हम अच्छे से देखें तो 2016 से इस हाई तक 19 तक बैंक निफ्टी ने कितना रैली करा था, कितना परसेंट का रैली किया था। देखो, 2016 से अगर हम अच्छे से ट्रैक करें तो 15,000 का बैंक निफ्टी 30,000 हो गया, मतलब डबल हो गया। तो अगर हम सेम सिनेरियो को अगर अच्छे से समझे, सेम लॉजिक को अगर देखे, सेम हिस्ट्री को अगर रिपीट होते हुए देखे, अगर पिछले बार भी जो हुआ था इस बार भी वही होगा, इस कॉन्सेप्ट को लेके चले, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ पे 55,000, और मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ अगर पी के वैल्यूएशन के हिसाब से बैंक निफ्टी का टारगेट यहाँ पे हो सकता है 1 लाख के आसपास, 99,000, 1 लाख के आसपास राउंड फिगर समझ लो कि यहाँ से अभी बैंक निफ्टी अगर पी के वैल्यूएशन के हिसाब से देखे, पी के टर्म में, वैल्यूएशन के टर्म में अगर देखे, तो यहाँ से बैंक निफ्टी का रैली हो सकता है 80% के आसपास। हाँ, सही समझ रहे हो आप, 80% के आसपास यहाँ से बैंक निफ्टी भाग सकता है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे आपको रीजन भी आपके सबके सामने है। यहाँ पे देखो, जब हम मैक्स में क्लिक करेंगे तो जब जब बैंक निफ्टी लोएस्ट पी में आता है तब सब एक बड़ा रैली आता है। जब जब बैंक निफ्टी लोएस्ट वैल्यूएशन में आता है, जब जब बैंक निफ्टी यहाँ पे लोएस्ट वैल्यूएशन में आता है, तब एक बड़ा बुल रन आता है। और अभी बैंक निफ्टी सबसे लोएस्ट वैल्यूएशन में अभी खड़ा है, 10 ईयर के लोएस्ट वैल्यूएशन में अभी बैंक निफ्टी को हम देख सकते हैं। और अभी हमको देखना पड़ेगा कि अब अगर हम बैंक निफ्टी के रिटर्न को अगर बीट करना चाहते हैं, अगर समझो कि यहाँ पे रैली नेक्स्ट 2-3 साल में ये रैली आ जाएगा, इस इतना बड़ा रैली आएगा, मगर हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी अगर 90% 80% रिटर्न दे रहा है नेक्स्ट 3 ईयर के अंदर अंदर, तो इस टाइम में कौन से वाला स्टॉक, कौन से पीएसयू स्टॉक यहाँ से मल्टीपैकर बन सकते हैं। तो चलो उसके उसके लिए हम एक बार देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम सेक्टर के ऊपर देखें, अगर
बैंकिंग सेक्टर के ऊपर देखे तो यहाँ पे मैं एक पीएसयू बैंक को ओपन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ओपन करता हूँ। रुको एक मिनट। और यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, आईडीबीआई बैंक है, जो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उन लोगों को मैं एक बार हटा देता हूँ। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखो कैसे एनालिसिस करना होगा, कौन सा वाला स्टॉक सबसे अच्छा होगा, इसको मैं आपको समझाऊंगा। देखो पहले आपके यहाँ पे जब आप इस प्रोसेस के अंदर जाओगे, आप ये 12 स्टॉक्स का लिस्ट ओपन करोगे तो आपके पास ऐसा रेशियो नहीं आएगा, डिफॉल्ट रेशियो ऐसा नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट, क्वार्टरली सेल्स, आरओसी, आरओई को ऐड किया है, मगर आपके स्क्रीनर में ये नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडिट कॉलम पे जाकर आपको ये सारे जो रेशियोज है उसको ऐड करना पड़ेगा। आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये सब रेशियो ऐड कर सकते हो। अब देखो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे आपको आरओई देखने को मिलेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी। आपको रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक सबसे हाईएस्ट आरओई से सबसे लोएस्ट आरओई तक एक लिस्ट बन जाएगा। और हमको देखना है कि इस हाईएस्ट आरओई सबसे 10% के ऊपर का रिटर्न ऑन इक्विटी कौन से पीएसयू बैंक के अंदर है। एंड इस जो टॉप 10 जो टॉप 6 आरओई वाला जो पीएसयू बैंक है उन लोगों का जो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट है, वो क्या 1% से ऊपर है। अगर हाँ तो वो ही सारे बैंक को हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके पीछे रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। और रीजन को समझने से पहले हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे tickerphinology.com में। मैंने इस वेबसाइट को पहले ओपन कर रखा था, थोड़ा सा लोडिंग चल रहा है। तो यहाँ पे देखो टिकर फिनोलॉजी में एक क्या यहाँ पे इजी हो जाता है आपके लिए एनालिसिस करना, क्योंकि स्क्रीनर में बैंकिंग स्टॉक्स और नॉर्मल स्टॉक्स के लिए एक ही रेशियो चलता है, मगर ट्रिकर फिनोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर यहाँ पे मैं महाराष्ट्र बैंक को ओपन करूं तो देखो महा बैंक को एक बार ओपन करता हूं, महाराष्ट्र बैंक को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कासा रेशियो मिलेगा, यहाँ पे बुक वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम मिलेगा, जो बैंकिंग रेशियोज है। मगर स्क्रीनर में ये सारे रेशियो नहीं मिलेगा। देखो पहले हम स्क्रीनर में एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे हमारे ट्रिगर फिनोलॉजी के ऊपर। यहाँ पे देखो रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर अगर देखें तो 10% के ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी जनरली अच्छा है। मतलब बैंक खुद के पैसे से, खुद के जो इन्वेस्टिंग पैसे से, मतलब जब बैंक स्टार्ट हुआ था उस टाइम में प्रोमोटर जितना पैसा बैंक में इन्वेस्ट किया, उस पैसे के ऊपर, मतलब शेयर होल्डर इक्विटी के ऊपर, माने शेयर होल्डर का पैसे के ऊपर शेयर होल्डर कितना पैसा कमा रहा है, वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी रिटर्न ऑन इक्विटी 10% के ऊपर अगर रहेगा तो वो अच्छा माना जाता है बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे टॉप 6 जो पीएसयू बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनाडा बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, ये टॉप जो 6 बैंक है, इन ये 6 बैंक मेरे प्रायोरिटी में सबसे टॉप 6 बैंक से। अगर आप यहाँ पे टॉप 6 बैंक पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको सारे पीएसयू बैंक पे इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉप 6 पीएसयू बैंक आपको इतना रिटर्न बना के देखा कि आप पूरे पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स से ज्यादा का रिटर्न बना सकते हो। देखो यहाँ पे क्या करना होगा अभी हमको, कि हमको देखना पड़ेगा ये जो टॉप 6 है इन लोगों में रिटर्न ऑन एसेट किन किन स्टॉक का ज्यादा है। एक बार देखो यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट ज्यादा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, देन ज्यादा है बैंक ऑफ बड़ौदा का, देन ज्यादा है इंडियन बैंक का। ठीक है, 1.12, 1.19 और 1.40 और 1.10 ये सारे जो ये, और यहाँ पे स्टेट बैंक का। तो हमारे लिस्ट थोड़ा सा और छोटा होगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग में आप सारे स्टॉक में अगर डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो आप इंडेक्स को बीट नहीं कर सकते। आपको अगर इंडेक्स को बीट करना होगा तो आपको एक सिलेक्टिव हाई फंडामेंटली गुड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा। तो क्या है यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिटर्न ऑन एसेट सबसे ज्यादा है। रिटर्न ऑफ एसेट का मतलब कि देखो बैंक लोन बांटता है सब लोगों को, लोन बांटने के बाद उसका उसका पैसा आता है, लोन का इंटरेस्ट मिलता है, और उस इंटरेस्ट में से बैंक का तो खुद का पैसा नहीं होता, बैंक डिपॉजिटर को उसके अपने डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है, और उस डिपॉजिट को सामने वाले लोगों को लोन देता है। तो इसका जो डिफरेंस है, मतलब अब
आपको अच्छे से समझाओ कि समझो कि मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 100 रुपया रख दिया, 100 रुपया आके जाके रख दिया, और 100 रुपया को लेकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र सामने किसी को जिसका जिसका जरूरत है उन लोगों को लोन पटेगा 100 रुपया। और समझो कि मुझको बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5% का इंटरेस्ट देता है, और सामने जो जिसको लोन देगा उससे 12% का इंटरेस्ट वसूलता है। तो इसका जो डिफरेंस है 7%, उसको कहते हैं स्प्रेड। और उस स्प्रेड में जो बाकी सारे खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस है, उन लोग उसको निकालने के बाद, उस प्रोविजन होता है, उसको निकालने के बाद जितना पैसा बचता है उसको कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो कहते हैं। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन से जब बैंक अपने टैक्स पे, डिविडेंड सब कुछ देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है, उसको टोटल डिपॉजिट से जब हम डिवाइड करेंगे, उसको कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट। मतलब अपने सारे एसेट के ऊपर बैंक का एसेट क्या है, आपको समझना पड़ेगा बैंक का टोटल एसेट क्या है। बैंक का टोटल एसेट मतलब बैंक जितना जितना करोड़ का लोन बांट चुका है। अगर समझो कि एचडीएफसी बैंक ने 2 लाख करोड़ का लोन बांट चुके हैं, तो इस साल 2 लाख करोड़ का लोन बांटे हैं, तो वो 2 लाख करोड़ है बैंक का एसेट। और बैंक का लायबिलिटीज क्या होता है, बैंक में जब हम जाके पैसा रख के आते हैं, जब एफडी में पैसा रखते हैं, सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं, उस पैसे को बोलते हैं बैंक का लायबिलिटी, क्योंकि वो तो बैंक का खुद का पैसा नहीं है, वो बैंक का लोगों का पैसा है, तो वो उसको कहते हैं बैंक का लायबिलिटी। और बैंक उस पैसे को लेकर जब सामने वाले लोगों को, बिजनेस को, जो एमएसएमई को लोन देते हैं, वो लोन को कहते हैं बैंक का एसेट। उस एसेट के ऊपर जो नेट प्रॉफिट बैंक कमाता है उसको कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट। और रिटर्न ऑन एसेट जितना हाई होगा उस बैंक को उतना अच्छा माना जाएगा। अगर किसी बैंक का रिटर्न ऑन एसेट 2% के आसपास जितना होगा, वो उस बैंक को उतना अच्छा माना जाएगा। अगर 1% के नीचे होगा, 1% बेंचमार्क है, अगर उससे नीचे होगा तो बैंक चलाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। देखो यहाँ पे जो आईओबी है, जो इंडियन बैंक है, सेंट्रल बैंक है, इन लोगों का आरओए बहुत ज्यादा कम है। तो इस ये बैंक उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, ये बैंक उतना ज्यादा फंडामेंटली अच्छा नहीं है, मुझे जो लगता है, जो मेरा एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस मुझे जो कहता है। मगर यहाँ पे अगर हम टॉप 6 बैंक को देखें, उन लोगों का रिटर्न ऑन एसेट 1 के ऊपर है, मतलब 1 के ऊपर है, मगर 2 के आसपास भी नहीं है। मगर इसमें एक से बहुत ज्यादा कौन से वाला बैंक है, जैसे देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिटर्न ऑन एसेट 1.42% है, स्टेट बैंक का 1.10, इसका 1.9, बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेट बैंक से भी अच्छा अच्छा है यहाँ पे, अगर इस रिटर्न ऑन एसेट के हिसाब से देखें। अगर इंडियन बैंक को देखें तो इंडियन बैंक का 1.12 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे लिस्ट में जो 6 लिस्ट था वो छोटा हो गया। वो लिस्ट छोटा होकर क्या आ गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1.10%, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक। अभी हम इस 4 स्टॉक को एनालिसिस करेंगे। पहले हम ओपन करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पे भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कासा रेशियो है 52%। इसके बारे में मैं कुछ देर बाद में बताऊंगा। पहले मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में दिखाना चाहता हूँ, वो है कि देखो दिसंबर 2021 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रेवेन्यू था 3000 करोड़ के आसपास, और अभी वो रेवेन्यू डबल होके हो चुका है 6000 करोड़ के आसपास। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्राइस को अगर देखिए प्राइस, तो यहाँ पे 3 साल पहले 2021 में ये इसका प्राइस था 17, और अभी इसका प्राइस चला गया है 50। तो 3 गुना डबल हो चुका है, 3 गुना हो चुका है स्टॉक प्राइस। मगर स्टॉक प्राइस अगर डबल भी हो तो देखो वैल्यूएशन सबसे लोएस्ट है। तो वैल्यूएशन वाइज अभी हमारा जो कंपनी का बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रेवेन्यू है वो तो डबल हो चुका, मगर वैल्यूएशन लो है, मतलब चीप वैल्यूएशन में अभी मिल रहा है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अभी जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो रेवेन्यू तो डबल हुआ है, उसके साथ साथ फाइनेंसिंग मार्जिन, मतलब कामकाजी मुनाफा का जो मार्जिन है, मतलब बैंक लोन बांटने के बाद उससे कितना पैसा कमाता है, उसको कहते हैं फाइनेंसिंग मार्जिन। ठीक है, टैक्स डिप्रिसिएशन के पहले, जो मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो आप। फाइनेंसिंग मार्जिन उसको कहते हैं। फाइनेंसिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है, मतलब क्या, बैंक अपने लोन बांटने के बाद उससे पैसा कमा रहा है, लोन से कोई लॉस नहीं हो रहा है इसको।
इसलिए इसका जो मार्जिन है वो पॉजिटिव है। और यहाँ पे देखो पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि पहले 2021 में इसका ग्रॉस एनपीए था 4% के आसपास। एनपीए मतलब क्या है आपको समझना होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपीए। एनपीए का मीनिंग है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब आप समझो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 100 रुपीज का लोन बटा है और 100 रुपीज में 4 रुपया नहीं आएगा, 4 रुपया डिफॉल्ट हो गया। मतलब आप समझो कि मैंने 1 लाख, मैं एक बैंक हूं, मैंने 1 लाख रुपया का लोन भर दिया और उसमें मुझे पता है कि 4,000 रुपया नहीं आया, सब रुपया आया, 96,000 रुपीज वापस आ गया बैंक में, मगर 4,000 रुपया डिफॉल्ट हो गया, दे नहीं पाए लोग। तो उस टाइम में मेरा जो एनपीए होगा वो होगा 4%। ज्यादा ज्यादा जब ये एनपीए 8%, 4%, 5% के आसपास रहेगा, वो बैंक के लिए अच्छा माना नहीं जाता, वो बैंक के लिए उतना अच्छा नहीं है, वो बैंक मतलब डिफॉल्ट कर हो सकता है, ठीक है। मगर देखो कितना अच्छे तरीके से बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 4% का जो एनपीए है उसको रिड्यूस करके अभी 1% के एनपीए में ला चुके हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन है बैंक के मैनेजमेंट का कि बैंक ने अच्छे से अपने लोन बुक को मैनेज किया है, पैसे को बैंक में वापस लेके आया है। तो ये अच्छा है। और यहाँ पे देखो बैंक का फाइनेंसिंग मार्जिन प्रॉफिट है, मतलब पॉजिटिव है। 10%, 5%, 8%, दिसंबर में -9%, इस दिसंबर में 9%, यहाँ पे 8% और अभी रिसेंट क्वार्टर में 11%। तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट में अभी खड़ा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अभी देखो अगर हमारा जो सेकंड जो चॉइस है वो है यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को हम ओपन करें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को ओपन किया, अभी हम देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर। देखो स्टॉक पी 6 के आसपास है, मतलब सिंगल डिजिट पी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी पी देखोगे आप तो वो है 7 के आसपास। तो दोनों स्टॉक ही अंडर वैल्यूड है अकॉर्डिंग टू पी। एंड यहाँ पे देखो पेक है सिंगल डिजिट, मतलब दोनों स्टॉक ही अंडर वैल्यूड है। मगर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, देखो बैंक ऑफ बड़ौदा का मार्जिन भी पॉजिटिव है, 3%, 5%, 5%। क्यों पॉजिटिव है इसको मुझे पहले से ही क्यों मालूम था, क्योंकि यहाँ पे देखो रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे 1.19, 1.42 के आसपास। अगर आप यहाँ पे कोई कम रिटर्न ऑन एसेट वाला स्टॉक को अगर देखोगे, लाइक मैं आईओबी को ओपन करता हूँ, ठीक है, इंडियन आईओबी को, इसको नहीं लेना, मगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आप आईओबी को देखोगे, अगर आप आईओबी को देखोगे तो यहाँ पे देखो फाइनेंसिंग मार्जिन यहाँ पे नेगेटिव है, -16%, 21%, 4%, 8%, -3%, 1%। क्यों इसका मार्जिन नेगेटिव है, क्योंकि क्योंकि इसका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो यहाँ पे नेगेटिव, वो 1 के नीचे है, रिटर्न ऑन एसेट 1 के नीचे है, इसलिए इसका जो मार्जिन है वो लो है। मतलब बैंक अपने जो लोन बुक है उससे अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है, वो ही इसका साइन है। तो रिटर्न ऑन एसेट जितना ज्यादा होगा यहाँ पे फाइनेंसिंग मार्जिन उतना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका चांस इंक्रीज हो जाता है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक को अपन नहीं देखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा में देखो 18,000 करोड़ का आसपास का रेवेन्यू था, अभी वो डबल हो गया, 32 करोड़ के आसपास का, 32,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। और यहाँ पे देखो हाईएस्ट एवर मार्जिन में अभी खड़ा हुआ है, अभी 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 है इसका हाईएस्ट एवर मार्जिन। और यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट एवर है। सितंबर से थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, क्यों डिक्रीज हुआ है, अदर इनकम थोड़ा सा फॉल किया, मगर वो कोई बात नहीं, फीस फिर से रिकवर हो जाएगा। मगर अपना जो काम का जी मुनाफा है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ओके, और फिर से हम और एक बैंक को ओपन करते हैं यहाँ पे, बैंक ऑफ बड़ौदा को। बैंक ऑफ तो पहला मेरा जो जो प्रायोरिटी रहेगा वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा बैंक ऑफ मतलब पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र देन बैंक ऑफ बड़ौदा, और उसके बाद जो अच्छा खासा मार्जिन के साथ बैठा हुआ है वो है यहाँ पे इंडियन बैंक। इंडियन बैंक को आप फोकस करो। उसके बाद में एक अच्छा चीज आपको दिखाऊंगा, मैं इंडियन बैंक ओपन हो जाए, पहले थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है यहाँ पे। इंडियन बैंक को अगर देखोगे तो इसका भी पी 7 के आसपास है। तो तीनों ही बैंक अंडर वैल्यूड है। मगर आप जब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए फाइनेंसिंग मार्जिन नेगेटिव था, मगर यहाँ पे देखो 8% के आसपास का अभी मार्जिन में अभी
यहाँ पे ये बैंक ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका रिटर्न ऑन एसेट इंप्रूव हुआ है जो हमको रेशियो में दिख भी रहा है। यहाँ पे मार्जिन इंप्रूव हुआ है, हाईएस्ट एवर मार्जिन, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, 9,000 का रेवेन्यू 15,000 का रेवेन्यू के आसपास चला गया, 80% के आसपास का जंप। तो ये तीनों बैंक मेरे हिसाब से, ये जो 3 बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, ये मेरा टॉप 3 प्रायोरिटी रहेगा आपके लिए। और आप अगर आप खुद का भी एनालिसिस करो, खुद के भी एनालिसिस से समझो मैं क्यों इस 3 बैंक को सजेस्ट कर रहा हूं। अभी मैं आपको एक अच्छा चीज दिखाता हूं। यहाँ पे अगर देखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मार्जिन 11% का मार्जिन में ऑपरेट कर रहा है, और बाकी बैंक 5%, 8%, और कुछ कुछ बैंक तो नेगेटिव मार्जिन के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन आपको पता करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप इन्वेस्टिंग जब आप करोगे, उसके पीछे का जब आप रीजन पता कर लोगे, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपको एक स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। क्योंकि आपको उसके पीछे रीजन मालूम है, आपको उसके पीछे लॉजिक मालूम है, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो स्टॉक है, उसका कासा रेशियो है 52%। व्हाट इज कासा रेशियो? कासा परसेंटेज, कासा मतलब करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। मतलब बैंक का बहुत सारे अकाउंट ओपन होता है बैंक में, लाइक एफडी होता है, इंटर बैंक डिपॉजिट होता है, करंट अकाउंट होता है जो बिजनेस के लिए यूज होता है, स्टेट बैंक ये सेविंग्स अकाउंट होता है। अभी बैंक का इतने सारे जो डिपॉजिट हुए, इनमें सबके ऊपर बैंक का अलग अलग से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। कोई सेविंग्स अकाउंट में 4%, 5%, 6% का इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक में, कि करंट अकाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। एफडी के ऊपर 8%, 9% तक इंटरेस्ट मिल जाता है कई कई जगह पे। तो क्या है कि करेंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट सबसे लो कॉस्ट ऑफ फंड है। मतलब जितना ज्यादा एक बैंक के पास करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट होगा, उनके उस बैंक के पास कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगा। क्योंकि उस अकाउंट में, उस फंड के ऊपर, करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट से जो पैसा बैंक को मिल रहा है, उसके ऊपर बैंक को ज्यादा ब्याज नहीं देना पड़ रहा। सो एक बैंक में जितना ज्यादा करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट रहेगा अपने टोटल अकाउंट के पोर्टफोलियो में, उस बैंक का मार्जिन उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का यहाँ पे कासा रेशियो है 52%। ठीक है। और यहाँ पे देखो, बैंक ऑफ, इसलिए जितना ज्यादा कासा रेशियो है, इसलिए देखो बैंक ऑफ बड़ौदा का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी सिर्फ 3% के आसपास, 3.83% के। मतलब पीएसयू बैंक में सबसे लो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी के साथ ये बैंक ऑपरेट कर रहा है। तो इसलिए हम देख पा रहे हैं कि इसका मार्जिन इतना ज्यादा हाईएस्ट है। मगर आप यहाँ पे अगर आईओबी को ओपन करोगे, इंडियन बैंक, ठीक है, आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, तो यहाँ पे आप देखोगे इसका कासा बैंक ऑफ बड़ौदा से लो है। और इसमें अगर आप देखोगे, कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी 4% के आसपास है। तो ये अच्छा नहीं है। अगर आप यहाँ पे दूसरा कोई बैंक ओपन करते हो, लाइक यहाँ पे आप दिखाओ, यहाँ पे जो लिस्ट था मेरा पास, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, इसको अगर ओपन करता हूँ, देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका कासा रेशियो आप देख पाओगे यहाँ पे 50% के आसपास है। मगर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी 4% के आसपास है। ठीक है। मतलब ये लोग ने क्या किया, कासा रेशियो इंक्रीज करने के लिए अपना जो मैंने, मतलब डिपॉजिटर को ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में आके, इंटरेस्ट ज्यादा इंटरेस्ट देने का ऑफर दिला के, उस वजह से इसका कासा रेशियो हाई है। मगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कासा रेशियो अभी हाई है, और उसने ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ रहा है अपने बोरोअर को, अपने डिपॉजिटर को। तो उन लोगों का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लो हो गया। मगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया छोटा बैंक है, तो इसका अभी कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी के वजह से उन लोगों का मार्जिन भी नेगेटिव है। तो हमको देखना पड़ेगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जैसा स्टॉक, क्योंकि इन लोगों का कासा रेशियो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिखाऊं, बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 39% के आसपास का कासा है इसका। और यहाँ पे अगर हम मैं दिखाऊं, इसका जो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी है वो 4.63% के आसपास। मतलब
बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 1% ज्यादा कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी लेके चल रहा है, इसलिए इस बैंक का जो मार्जिन है वो नेगेटिव है। तो मेरा पिक रहेगा यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा और यहाँ पे जो है इंडियन बैंक। ये तीन बैंक यहाँ पे जो चल रहा है 583 करके, बैंक ऑफ बड़ौदा चल रहा है 251 करके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र चल रहा है यहाँ पे 50 करके। तो ये बैंक, सारे बैंक नेक्स्ट 3 to 5 ईयर के अंदर अंदर एक मल्टी बैगर रिटर्न दिखा सकते हैं, जो इसके फंडामेंटल कर रहा है, कह रहा है। मगर मेरे बात में भरोसा मत करो, आपको यहाँ पे खुद का भी एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाके इस बैंक का कौन कॉल पढ़ना पड़ेगा, इसका टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद आप आपका डिसीजन मेक कर सकते हो, आप एक डिसीजन में आ सकते हो कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई बात नहीं। इन्वेस्टिंग में थोड़ा एक दो स्टॉक गलत भी हो सकता है, इसका वो ऐसा कुछ बिग फैक्टर नहीं है। मगर आपको खुद का एनालिसिस करना और एक बैंक क्यों इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसका न्यूज ट्रैक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूज को ट्रैक करना चाहते हो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आके आप इंपॉर्टेंट न्यूज को यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ये लोग 7.5 करोड़ का इक्विटी या 10 करोड़ का बॉन्ड के माध्यम से 10 करोड़ इशू कर 10 करोड़ रुपया रेज करने का जो मैंने फंड रेजिंग का प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जितना ज्यादा फंड रेजिंग करेगा उसके वजह से बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो लोन ग्रोथ है, एडवांस ग्रोथ है, वो इंक्रीज होगा। प्रॉफिट ये यहाँ पे रेवेन्यू में एक अच्छा खासा जंप आएगा। ये सारे जो न्यूज है इसको आपको हर टाइम टू टाइम ट्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक अच्छा मल्टीबैगर बना सकते हो इस बैंकिंग पीएसयू बैंक में। ठीक है, तो ये था आपका। मगर इस वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक लेवल का बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक का जो एनालिसिस है, पीएसयू बैंक में जो टॉप 3 स्टॉक्स है इसका एनालिसिस करके मैं आपको बता दिया। और बाकी जो काम आपका है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपका है, इन्वेस्ट भी आप ही करोगे। क्योंकि मैं तो हर टाइम आपको न्यूज का अपडेट नहीं दे सकता, तो आपको खुद का भी रिसर्च करना पड़ेगा, खुद को भी एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं प्राइवेट बैंक के बारे में डिस्कस करूंगा। और अगर आप यहाँ पे अच्छा कमेंट शेयर आता है, अगर कमेंट आता है, लाइक आता है इस वीडियो में, अच्छा खासा रीच पहुंचता है इस वीडियो को, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मुझे जो लगता है इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा से भी ये मेरा लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी रहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अगर डिटेल वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो आज के वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आपका हेल्थ के ऊपर, आपके फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर आप ध्यान रखें, मार्केट को देखते रहे और मार्केट में पैनिक सेलिंग मत नहीं करे। मार्केट में पैनिक करके सब पूरा पैसा निकल के मत चले जाइए, मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहे और लर्निंग अपना जारी रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।